हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विजय। आज हम क्लास 7th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी पादपों में पोषण। माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंतर्गत हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है उनको पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में, देन हमने पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ना है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉप्स। उसके बाद इस चैप्टर में हमने पढ़ना है फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस। देन हमने पढ़ना है शेल के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ना है सिंथेसिस प्लांट फूड other than carbohydrate। उसके बाद हमने पढ़ना है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने पढ़ना है इंसेक्टिवोरस, प्लांट्स एंड पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप्स। उसके बाद हमने पढ़ना है सिम्बायोसिस के बारे में। एंड जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil। माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंतर्गत हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमने पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी पोषक तत्व क्या हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे पहले। देन हमने पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन के जो मोड होते हैं, जो प्रकार होते हैं, किन किन प्रकार से जो प्लांट है उसमें न्यूट्रिशन होता है यानी पोषण होता है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। जिसमें हमने पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पढ़ें और न्यूट्रिशन के बारे में हम ना पढ़ें, ऐसा नहीं हो सकता है। जिसमें हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषण के बारे में पढ़ेंगे, देन ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषी। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी परपोषण,
एंड हेटेरोट्रॉप्स यानी परपोषी। उसके बाद हमने पढ़ना है फोटोसिंथेसिस के बारे में यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। देन एक छोटा सा टॉपिक और है शेल यानी कोशिका। कोशिका को भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे। उसके बाद हमने पढ़ना है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या क्या प्लांट फूड प्लांट में सिंथेसाइज होता है उसके बारे में हमने थोड़ा सा इसमें डिस्कस करना है। उसके बाद हमने पढ़ना है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी प्लांट्स में दूसरा और कौन सा मोड होता है जिसके द्वारा न्यूट्रिशन उसमें होता है। उसके बाद जिसमें हमने पढ़ना है इंसेक्टिवोरस यानी कीट भक्षी जो पौधे होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है। उसके बाद हमने पढ़ना है पैरासाइट के बारे में यानी परजीवी के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ना है सेप्रोट्रॉप्स यानी मृतोपजीवी जो होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक है इसमें सिम्बायोसिस यानी सहजीवन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, सहजीवन क्या होता है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति मिट्टी में कैसे होती है ना। तो एक एक करके हम इन सारे जो टॉपिक हैं इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट्स। पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। पोषक तत्व माय डियर स्टूडेंट, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो हमारा प्लांट हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो हमारा प्लांट हो या फिर एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो हमारा, चाहे वो प्लांट हो या फिर चाहे एनिमल हो, दोनों को फूड की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि फूड से हमें अलग अलग प्रकार के क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना, जिनकी हमारे शरीर को क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? अगर मैं इनकी बात करूं तो ये हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें फूड से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर को क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि इन न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में या जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी में क्या होता है, अलग अलग रोल होता है। कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, कुछ जो होते हैं वो ग्रोथ करने में हेल्पफुल होते हैं, कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी की रिपेयरिंग करते हैं, यानी कहीं पर भी अगर टूट फूट होती है तो उस टूट फूट में मरम्मत का कार्य करते हैं ना। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये इनका हमारे शरीर में क्या है, अलग अलग कार्य है, जिनकी हमारे शरीर को क्या होती है, बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है ना। अब अगर मैं पोषक तत्वों की बात करूं, क्यों होती है हमें? नंबर 1 एनर्जी के लिए, दूसरा ग्रोथ के लिए, तीसरा रिपेयरिंग डैमेज्ड पार्ट, ठीक है। जो पार्ट डैमेज हो जाता है, जैसे कई बार क्या होता है हमारी बॉडी का कोई पार्ट क्या होता है, डैमेज हो जाता है, तो उस पार्ट की जो रिपेयरिंग का जो कार्य होता है, जो मरम्मत का जो कार्य होता है, वो यही न्यूट्रिएंट्स करते हैं ना। जैसे हमारी बिल्डिंग अगर कभी टूट जाती है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए हम किसे बुलाते हैं, मिस्त्री को बुलाते हैं। तो सेम
ऐसे ही हमारी बॉडी में जब कभी टूट फूट होती है, कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, तो उसकी रिपेयरिंग भी यही न्यूट्रिएंट्स करते हैं। उसके बाद ग्रोथ, जो हम लोगों की जो ग्रोथ होती है, जो हमारे ऑर्गन ग्रोथ करते हैं, जो हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, वो ग्रोथ भी इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है। उसके बाद जो हमें एनर्जी मिलती है, जो हमें कार्य करने के लिए जो हमें ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा भी इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से मिलती है ना। तो मैंने अभी पहले ही कहा कि इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं, फैट की बात करूं। उसके बाद कुछ इसमें ग्रोथ करते हैं, कुछ इसमें क्या करते हैं, रिपेयरिंग, जो हमारा डैमेज पार्ट होता है उसकी रिपेयरिंग करते हैं, है ना। तो ये हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स थे जो हमें कहां से मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में पोषण का प्रकार। ठीक है, देखिए जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो हम हैं या चाहे कोई दूसरा एनिमल है, वो सभी अपनी फूड की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करते हैं प्लांट्स से, है ना। चाहे हम लोग हैं, चाहे कोई भी एनिमल है, उसको जो फूड है वो कहां से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है। अगर मैं शाकाहारी जीवों की बात करूं, ऐसे जीव जो केवल और केवल प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, तो वो पूरी तरीके से डायरेक्टली किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, है ना। कुछ दूसरे एनिमल होते हैं जो मांस खाने वाले होते हैं, वो दूसरे अदर एनिमल पे क्या रहते हैं, फूड के लिए क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। लेकिन अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं, मनुष्य की बात करूं या मानव की बात करूं, तो मानव जो है वो पूरी तरीके से कहें या पार्शियली कहें, वो प्लांट पे ही क्या रहता है, डिपेंड रहता है फूड के लिए, है ना। हम लोगों को अधिकतर जो फूड है वो प्लांट्स से ही मिलता है। अब हम ऐसा ना सोचें कि हम तो कभी कभी नॉनवेज भी खा लेते हैं या नॉनवेज खा के भी काम चला सकते हैं, तो हम तो प्लांट पे डिपेंड नहीं है, लेकिन उस नॉनवेज को बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो तो हमें प्लांट्स से ही मिल रहा है ना, जैसे ऑयल हो गया, स्पाइसेस वगैरह हो गए, ठीक है। उसके बाद जो उसमें हम दूसरी चीजें ऐड करते हैं, तो वो सारी चीजें तो हमें प्लांट्स से ही मिल रहे हैं ना। हम जो दूसरे शेर बाघ हैं उनकी तरह हम ऐसे कच्चा मांस तो नहीं खा सकते, है ना। तो हम प्लांट से, हमें अगर फूड की बात करें तो हमें फूड प्लांट्स से ही मिलता है ना। तो लेकिन हम लोग तो डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट कहें, प्लांट पे क्या है, डिपेंड है फूड के लिए। लेकिन प्लांट किस पे डिपेंड है, प्लांट क्या ऐसा है क्या, प्लांट को कोई खाना बना के दे जा रहा होगा और प्लांट उसको क्या कर ले रहे होंगे, खा ले रहे होंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड क्या करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं। प्लांट के आसपास जितना भी जो क्या कहते हैं अबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे एयर हो गया या जिसे हम कहते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गए, मिनरल्स हो गए, जितने भी ये अजैविक जो घटक हैं, इनकी हेल्प से प्लांट क्या करता है, अपने फूड का खुद सिंथेसिस क्या करता है, खुद सिंथेसिस करता है, यानी खुद संश्लेषण करता है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। यानी पोषण। अब पोषण क्या होता है, यानी अगर मैं बात कहूं पोषण क्या है, यानी न्यूट्रिशन क्या है ना। न्यूट्रिशन शब्द सुना भी होगा, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड को क्या करना, ग्रहण करना, यानी टेक, यानी कंज्यूम करना, और उस फूड का हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाना, यानी उपयोग हो जाना, वो बेसिकली क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब केवल और केवल मैं खाना खाए जा रहा हूँ, पेट मेरा पूरा भर गया है
और उस खाने का मेरे शरीर में कहीं पर भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, कहीं भी उपयोग नहीं हुआ, तो हम पोषण उसको नहीं कहेंगे, है ना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो जो भी हमें उस फूड से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, अलग अलग कार्यों में क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। तो उसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, यानी फूड को ग्रहण करना, यानी भोजन को ग्रहण करना और उस भोजन का हमारे शरीर में क्या हो जाना, उपयोग हो जाना, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, तो भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना, ग्रहण करना व शरीर में उपयोग हो जाना, उपयोग हो जाना। ठीक है, सर भोजन को ग्रहण करना व शरीर में उपयोग हो जाना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि प्लांट में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। तो हम पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषण। ठीक है, तो स्वपोषण जैसे शब्द से ही समझ में आ रहा है, स्वपोषण मतलब अपना पोषण खुद करना, है ना। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपना पोषण खुद करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का ये जो पोषण होता है वो क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है, यानी ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं, है ना। प्लांट्स बेसिकली अपना फूड क्या करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड क्या करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं, तो ये खुद अपने फूड को सिंथेसाइज करने की ये जो प्रक्रिया है, या अपने भोजन को खुद बनाने की या खुद स्वयं संश्लेषित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं स्वपोषण। ठीक है, तो अपना भोजन, अपना भोजन स्वयं बनाना, स्वयं बनाना या तैयार करना, या तैयार करना। ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाना या खुद सिंथेसाइज करना, या फिर उसको क्या कहते हैं, तैयार करना, क्या कहलाता है, बेसिकली स्वपोषण कहलाता है ना। अब हम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, खाना तो हम भी तैयार करते हैं, तो खाना हम तैयार यानी खुद बनाते हैं, तो खाना हम खुद नहीं बनाते हैं। अगर मैं बात करूं, हम खाने को क्या करते हैं, पकाते हैं, है ना। हम लोगों को जितना भी जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्ची सामग्री होती है, वो प्लांट से ही मिलती है, और उस प्लांट प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, पकाते हैं, है ना, हम बनाते नहीं है। तो जबकि प्लांट जो होते हैं, प्लांट अबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, अजैविक जो घटक हैं, अजैविक घटकों की सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। आप कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अजैविक घटक क्या हैं, ठीक है, अजैविक घटक, है ना। देखिए, पर्यावरण के बेसिकली दो घटक होते हैं, एक को हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे को हम बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, यानी जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, तो जैविक घटक तो हम उसको कहेंगे जिसमें जीवन है, इसको हम सिंपल से ऐसे समझ लेते हैं, जिसमें जीवन है ना। और जीवन किस किस में है, एनिमल और प्लांट्स, यानी इसके अंतर्गत हमारे क्या आ गए, एनिमल और प्लांट्स। जितने भी एनिमल हैं और जितने भी प्लांट्स हैं, वो इस एनवायरनमेंट की क्या कहलाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं, या जैविक घटक कहलाते हैं। उसके बाद अजैविक घटक, अजैविक घटक ऐसे हैं जिनमें जीवन नहीं है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिसमें जीवन नहीं है। अब जीवन किस किस में नहीं है, जैसे हवा, उसके बाद पानी, उसके बाद आर्द्रता,
सनलाइट, ये सारी जो चीजें हैं, सॉइल यानी मिट्टी, ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? अजैविक घटक कहलाती हैं पर्यावरण की। दोनों ही आवश्यक हैं पर्यावरण के लिए, दोनों ही आवश्यक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक, तो अजैविक घटक की सहायता से जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड क्या करते हैं? खुद सिंथेसाइज करते हैं, और खुद सिंथेसाइज करने की वजह से, यानी स्वयं अपना भोजन संश्लेषित करने की वजह से जो स्वपोषण करने वाले जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स, यानी स्वपोषी। ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं? खुद तैयार करते हैं, ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स वो जीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और अपना भोजन खुद बनाने की ये जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं स्वपोषण, यानी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन का एक ये ऐसा प्रकार है जिसमें जीव अपना भोजन क्या करते हैं? खुद तैयार करते हैं। ऐसी ये जो मेथड है या जो विधि है पोषण की वो कहलाती है स्वपोषण, और ऐसे जीव कहलाते हैं स्वपोषी। जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। प्लांट्स यानी क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाएंगे, है ना। और प्लांट्स में किस टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है हमें? ऑटोट्रॉपिक। उसके बाद दूसरा आता है हमारा हेटरोट्रॉपिक, यानी इसको हम कहते हैं परपोषी या परपोषण, सॉरी, इसे हम कहते हैं परपोषण। तो परपोषण मतलब पर मीन्स होता है दूसरा, यानी पोषण मतलब पोषण यानी उनसे पोषण प्राप्त करना। तो जो ऐसे जीव होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब वो जीव मर थोड़ा ना जाएंगे। तो ऐसे जीव क्या करते हैं? पोषण के लिए दूसरे जीव पर क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं, यानी निर्भर रहते हैं। तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे अन्य जीवों पर या दूसरे जीवों से क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो दूसरे से अपना पोषण प्राप्त करना क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है ना। दूसरे से, दूसरे जीवों से। अब ये जीव क्या है? कोई भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं या एनिमल भी हो सकते हैं। ये प्लांट भी हो सकते हैं, ये हमारे एनिमल भी हो सकते हैं। से अपना पोषण प्राप्त करना, ठीक है। दूसरे जीवों से अपना पोषण क्या करना? प्राप्त करना, बेसिकली क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है, यानी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, जिसमें जीव क्या करता है? पोषण के लिए दूसरे अन्य जीवों पर, या प्लांट कहें या हम एनिमल कहें, उस पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। अगर मैं इसकी बात करूं एग्जाम्पल की, तो इसके अंतर्गत जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या हैं? वो सारे जो एनिमल हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे हेटरोट्रॉप्स। ऐसे जीव जो इस टाइप का क्या करते हैं? न्यूट्रिशन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। दूसरे से अपना पोषण प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी या हेटरोट्रॉप्स, परपोषी, ठीक है। और परपोषी जो होते हैं वो हमारे क्या हैं? एनिमल हैं। एनिमल जो होते हैं अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, चाहे वो शाकाहारी की बात कहूं या चाहे वो मांसाहारी हमारे जीव हैं, वो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। शाकाहारी जो जीव होते हैं वो पोषण के लिए प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं, वहीं मांसाहारी जो जीव होते हैं वो अपना पोषण के लिए एनिमल्स पर क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं, है ना। जैसे मैं हिरन की बात कहूं
तो हिरन को पोषण कहां से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। वहीं मैं शेर की बात कहूं या लायन की बात कहूं तो लायन को जो पोषण है वो कहां से मिलेगा? एनिमल्स से मिलेगा, है ना। शेर ऐसा तो नहीं है प्लांट खाएगा, या फिर हिरन ऐसा तो नहीं है दूसरे एनिमल को खा जाएगा, है ना। शेर खाएगा एनिमल्स को और हिरन खाएगा प्लांट्स को, है ना। तो ये दोनों ही जो जीव हैं ये क्या हैं? हमारे परपोषी हैं, और ये दोनों ही जीव अपना पोषण क्या करते हैं? या दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। वो जीव कौन हो सकते हैं? प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो हमारे एनिमल्स भी हो सकते हैं, यानी जो ऑर्गेनिज्म है हमारे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हमारे क्या हो सकते हैं? प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, माय डियर स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण शब्द को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद प्रकाश की उपस्थिति में कोई चीज संश्लेषित हो रही है ना। अब ये क्या चीज संश्लेषित हो रही है? अभी हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अर्थात प्लांट्स में ही कुछ चीज क्या हो रही होगी? संश्लेषित हो रही होगी। अब ये क्या चीज संश्लेषित हो रही है? अभी हमने पढ़ा था ऊपर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो स्वपोषण होता है, स्वपोषण किस तरीके का होता है ना, अपना भोजन खुद बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं स्वपोषण। अब ये होती कैसे है? उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जितने हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, माय डियर स्टूडेंट, सनलाइट के प्रेजेंट में क्या होता है? सनलाइट पत्तियों में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो रूट होती हैं प्लांट की वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है। एटमॉस्फेयर से मिलता है CO2, यानी CO2, बदले में रिलीज होती है O2, ठीक। तो अभी हमने स्वपोषण के बारे में पढ़ा था कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करने की जो विधि होती है उसको हम बोलते हैं स्वपोषण, और ऐसे जो प्लांट, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे कहलाते हैं स्वपोषी। अब ये जो प्लांट है ये अपना भोजन कैसे बनाता है? ये बनाता है प्रकाश संश्लेषण। इसके जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट के प्रेजेंट में क्या होता है कि जो पत्तियां होती है, पत्तियों में एक पिगमेंट होता है ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, यानी इसको पिगमेंट को हम कहते हैं वर्णक, और वर्णक मीन्स जो कलर देते हैं बेसिकली, है ना। इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है।
क्लोरोफिल। माय डियर स्टूडेंट, होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से जो पत्तियों का जो रंग है वो हमें कैसा दिखाई देता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है ना। पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, ठीक है, और जड़ें क्या करती हैं, वाटर एंड मिनरल को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। क्या क्या चीज, नंबर 1 क्लोरोफिल, नंबर 2 CO2 और नंबर 3 वाटर एंड मिनरल्स। किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में फूड को सिंथेसाइज करने की ये जो प्रक्रिया है, ये जो विधि है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहा मैंने, क्लोरोफिल कहां उपस्थित है, पत्तियों में, CO2 कहां उपस्थित है, एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में, वाटर एंड मिनरल्स ये कहां प्रेजेंट है, सॉइल में। सॉइल से ऊपर कैसे आते हैं, क्योंकि जड़ें इनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, अवशोषित करके ये वाटर एंड मिनरल कहां तक पहुंचते हैं, पत्तियों तक पहुंचते हैं, ठीक है, और पत्तियों में पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो इनकी उपस्थिति में भोजन को संश्लेषित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, है ना। यानी किस किस की उपस्थिति में, क्लोरोफिल प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, और क्या चाहिए होता है, वाटर प्लस मिनरल, ठीक है, और सनलाइट तो चाहिए ही, सनलाइट, ठीक है। इनकी उपस्थिति में क्या बनता है, हमारा फूड बनता है। क्या बनता है, फूड बनता है, ठीक है, यानी भोजन बनता है। तो क्लोरोफिल, CO2, वाटर एंड मिनरल्स और सनलाइट, इनकी उपस्थिति में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है ना। यानी इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और जब दिन होता है, दिन के समय हमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया देखने को मिलती है, और उस वक्त क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। जो हमने पढ़ा होगा कि हमें पेड़ पौधों से क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। यह ऑक्सीजन गैस उसी प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होती है, रिलीज की जाती है प्लांट से, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा एक समीकरण के रूप में लिख लेंगे ताकि समझने में और आसान हो जाए, है ना। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या चीज हमें चाहिए। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 1 ये चीज चाहिए। नंबर 2 क्या चाहिए, वाटर प्लस मिनरल, ठीक, और किसकी उपस्थिति में, सनलाइट, और दूसरा क्या चीज है, क्लोरोफिल, ठीक है। इसको पर्णहरित भी कहते हैं, क्लोरोफिल को, है ना। इनकी उपस्थिति में CO2, इसको हम CO2 ऐसे भी लिखते हैं, CO2 हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। तो इनकी उपस्थिति में क्या चीज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है प्लस ऑक्सीजन यानी O2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसको अगर हम समीकरण के रूप में लिखें प्रकाश संश्लेषण को, तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस मिनरल, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या चीज बनती है, कार्बोहाइड्रेट बनती है, और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। अगर मैं बात कहूं कि प्रकाश संश्लेषण के जो उत्पाद हैं वो क्या क्या हो गए, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और नंबर 3 कुछ वाटर वेपर भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या कर दी जाती है, रिलीज कर दी जाती है, यानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या कर दी जाती है, रिलीज कर दी जाती है ना। कुछ पानी जो यानी जलवाष्प के रूप में क्या कर दिया जाता है, वाष्पित कर दिया जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण था।
ठीक है, जो हर एक पेड़ पौधों में क्या होता है, पाया जाता है, जिसके थ्रू क्या होते हैं, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा अगले टॉपिक को थोड़ा सा शुरू करने से पहले अगर मैं आपको बात कहूं कि ये जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों का जो रंग है वो किसके कारण होता है, नंबर 1 क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, इनका रंग हरा होता है। अब कुछ जो पत्तियां होती हैं उनका कलर आपने देखा होगा, कुछ पत्तियों का कलर बैगनी कलर का होता है, कुछ ब्राउन कलर की होती हैं, कुछ हमारी जो होती हैं वो रेडिश कलर की होती हैं, है ना। तो जो ये अलग अलग कलर की जो पत्तियां होती हैं, क्या इनमें भोजन का संश्लेषण नहीं होता है क्या, क्या इनमें फूड सिंथेसाइज नहीं होता है क्या, इनमें भी भोजन का संश्लेषण होता है, इनमें भी फूड सिंथेसाइज होता है, चाहे पत्ती कोई भी कलर की हो, है ना। और पत्तियां जो होती हैं वो पौधे का क्या कहलाती हैं, रसोई घर कहलाती हैं। पत्तियां क्या कहलाती हैं, रसोई घर कहलाती हैं। अब रसोई घर क्यों कहलाती है, मैंने अभी पहले ही बता दिया, क्योंकि यहां पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन का संश्लेषण होता है ना। अब क्या केवल और केवल पत्तियों में ही फूड का सिंथेसाइज होता होगा क्या, नहीं, पत्तियों के अलावा जो उसके तने होते हैं, यानी स्टेम जो होती है, जो ब्रांचेज होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। पत्तियों के अलावा स्टेम और ब्रांचेस में भी क्या होता है, फूड सिंथेसाइज होता है ना। उसके बाद एक पॉइंट और था कि इसमें जो पत्तियां होती हैं वो गैसों को कैसे एब्जॉर्ब करती हैं, कैसे जो एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कैसे अवशोषित करती है ना। कोई इसके अंदर ऐसा तो लगा नहीं है, कोई गैस को अवशोषित करने वाला कोई यंत्र तो इसमें लगा नहीं है ना। तो ये कैसे अवशोषित करती है, इन पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। और इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा, ठीक है। और इन्हीं स्टोमेटा की हेल्प से ये जो गैस है, गैस कौन सी गैस, चाहे वो CO2 को एब्जॉर्ब करने की बात हो रही हो या चाहे ऑक्सीजन को रिलीज करने की बात हो रही हो, वो इन्हीं के हेल्प से क्या होता है, इन्हीं के हेल्प से होता है, किनके हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से। अगर हम इसको थोड़ा सा बारीक से देखें, माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर हम इसको देखें तो हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक, ये जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमेटल ओपनिंग, और इसके अगल बगल की जो कोशिकाएं हैं इनको हम कहते हैं गार्ड सेल, गार्ड सेल। ये गार्ड सेल क्या करती हैं, इस स्टोमेटल ओपनिंग की यानी इस छिद्र की क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं, ठीक है, वरना ये छिद्र क्या ना हो जाए, बंद ना हो जाए, है ना। तो इसकी क्या करती है, सुरक्षा करती है कौन, गार्ड सेल, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पत्ती में क्या होते हैं, छिद्र बने होते हैं, पोर बने होते हैं, और इन्हीं छिद्रों की हेल्प से गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है ना। उसके बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं कि प्लांट में फूड का सिंथेसाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, खाना जो यानी भोजन है वो भोजन संश्लेषित हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका हम पता कैसे लगाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट विथ लीव्स, यानी पत्ती के साथ हम क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं,
है ना। पत्तियों में भोजन संश्लेषित हो रहा है नहीं हो रहा है, अर्थात स्टार्च बन रहा है या नहीं बन रहा है। स्टार्च क्या है, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट का ही क्या है, प्रकार है ना। तो स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, भोजन वहां पर संश्लेषित हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें पता कैसे लगेगा। हम लोगों को अंधेरे में तो नहीं रखा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है करके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक परीक्षण करते हैं कि पत्तियां फोटोसिंथेसिस करती हैं या नहीं करती। तो हम क्या करते हैं, दो गमले लेते हैं, है ना, जिनमें हमने क्या लगा रखे हैं, कुछ प्लांट लगा रखे हैं। और इन गमले से एक एक पत्ती हम क्या करते हैं, तोड़कर लाते हैं। एक पत्ती मैंने इस गमले से, गमला नंबर 1 और गमला नंबर 2, एक पत्ती में इससे तोड़ के ले आया और एक पत्ती में इससे तोड़ के ले आया, ठीक है। और इन दोनों पत्तियों पर मैं क्या करूंगा, कुछ बूंदें किसकी डालूंगा, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। यानी आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें मैं दोनों पत्तियों पर गिराऊंगा, तो मुझे दिखेगा कि ये दोनों जो पत्तियां हैं इनमें ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है, ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। इन दोनों पत्तियों में कैसा कलर आ जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। जब मैं दोनों पत्तियों में क्या करूंगा, कुछ बूंदें आयोडीन विलयन की डालूंगा, तो मुझे इन्हीं दोनों पत्तियों में क्या आ जाएगा, नीला काला रंग आ जाएगा। ये नीला काला रंग जो आने का जो कारण है, ये स्टार्च की उपस्थिति क्या करता है, बताता है कि इन पत्तियों में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। ऐसा ही टेस्ट हमने क्लास 6 में भी किया होगा कि जब हम भोजन में किसका, कार्बोहाइड्रेट का जब हम टेस्ट करते हैं, स्टार्च का जब हम टेस्ट करते हैं कि भोजन में हमारा स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है नहीं है, तो वहां पर भी हम ऐसा ही कर रहे थे कि फूड आइटम ले लेते टेस्ट ट्यूब में और उसमें कुछ बूंदें किसकी डाल लेते, आयोडीन विलयन की डाल लेते, तो वहां पर भी ब्लू ब्लैक कलर आ रहा था। तो स्टार्च का परीक्षण ऐसे ही किया जाता है कि जिस चीज में हमने क्या करना हो, स्टार्च का परीक्षण करना हो, उसमें क्या किया जाता है, कुछ बूंदें आयोडीन सॉल्यूशन की डाली जाती हैं, आयोडीन विलयन की डाली जाती है, जिससे उसमें अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है ना। अब यहां पर तो दोनों पत्तियों में क्या आ जाता है, ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, इसका मतलब दोनों पत्तियों में स्टार्च फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पर एक गड़बड़ कर देते हैं। एक गड़बड़ क्या करेंगे कि गमला नंबर 2 को हमने यहां से उठाया और हमने इसको कहां रख दिया, डार्क रूम में रख दिया, यानी अंधेरे कमरे में हमने इसको क्या कर दिया, रख दिया। कितने दिन के लिए, 3 से लेके 4 दिन, ठीक है। 3 से लेके 4 दिन के लिए हमने इसको क्या कर दिया, अंधेरे कमरे में रख दिया और इसको हमने बाहर ही रखा, सनलाइट के प्रेजेंट में, सनलाइट, ठीक है, धूप की उपस्थिति में हमने इसको बाहर ही रखा, जबकि इसको हमने क्या कर दिया, उठा के अंधेरे में रख दिया। फिर हम 3 से 4 दिन के बाद फिर हम दोनों पौधों से एक एक पत्ती को क्या करेंगे, तोड़ कर लाएंगे। एक पत्ती गमला नंबर 1 से तोड़ के लाए, एक पत्ती गमला नंबर 2 से तोड़ के लाए, ठीक है। फिर से हम वही चीज दोहराएंगे जैसे हमने पहले यहां पर किया था, पहले वाले टेस्ट में हमने किया था, सेम हम दोबारा फिर करेंगे। हम क्या करेंगे, फिर इनमें क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। जो पत्ती हम बाहर वाले गमले से जो तोड़कर लाए थे, इस पत्ती में क्या हो रहा है, फूड सिंथेसाइज हो रहा है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसमें क्या हो रहा है, भोजन बन रहा है। तो ये पत्ती जो है ये तो हमें ब्लू ब्लैक कलर दे देगी, ब्लू ब्लैक कलर ये पत्ती में आ जाएगा। लेकिन जिस पत्ती को हम अंदर यानी अंधेरे वाले कमरे में जो रखा गमला था उससे अगर हम तोड़ के लाए थे,
उस पत्ती में अगर हमने आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डाली तो ये पत्ती में कोई कलर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पत्ती में स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी इस वाली पत्ती में स्टार्च नहीं बन रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पत्तियों में स्टार्च का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सेल। थोड़ा सा सेल को समझ लेते हैं। सेल यानी कोशिका। कोशिका के बारे में डीपली समझने के लिए क्लास 8th में पूरा चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि कोशिका क्या होती है। देखिए, जैसे कोई बिल्डिंग होती है, कोई मकान होता है, कोई कमरा होता है, उस कमरे को अगर हम देखें तो वो कमरा एक एक ईंट से मिलकर बना होता है ना। एक एक ईंट से मिलकर हमारा क्या तैयार होता है, कमरा बना होता है ना। है ना, यानी एक एक यूनिट इसमें क्या लगी हुई है, ईंट लगी हुई है, और एक एक यूनिट आपस में मिलकर एक हमारी दीवार बनाती है, और दो तीन दीवारें मिलकर और छत मिलकर हमारा ये क्या बनाते हैं, कमरे का निर्माण करते हैं ना। सेम उसी तरह जिस तरीके से एक एक ईंट मिलकर एक दीवार का निर्माण करती है, फिर दो तीन दीवारें और छत मिलकर हमारे कमरे का निर्माण करती हैं, सेम उसी की तरह हमारे शरीर में क्या होती है, छोटी छोटी यूनिट होती हैं, है ना। हम कहें या कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसके शरीर में भी क्या होती है, छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, यानी यूनिट्स होती हैं, जिससे मिलकर उस जीव का यानी उस ऑर्गेनिज्म का शरीर क्या होता है, बना होता है ना। मेरा शरीर भी है, मेरा शरीर भी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है, और इन्हीं छोटी छोटी यूनिट को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी शरीर की जो सबसे छोटी जो इकाई होती है, अगर मेरे शरीर में आपको यहाँ पर कुछ अंग दिख रहे हैं, ठीक है, हाथ, नाक, आंख, ये सब चीजें दिख रही हैं, इसमें कोई अंग छोटे हैं, कोई अंग क्या हैं, बड़े हैं, और हर अंग का कार्य क्या है, अलग अलग है ना। लेकिन ये हर अंग का कार्य अलग होने के साथ ये हर अंग हमारे किससे मिलकर बने हैं, कोशिका से मिलकर बने हैं, है ना। लेकिन कोशिका को ऐसे आंखों से नहीं देख सकते हम, है ना, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे छोटी जो इकाई अगर मैं शरीर की कहूं, स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो बॉडी की होती है, ऑफ बॉडी, ठीक है, वो क्या है, सेल यानी कोशिका है। सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, कोशिका है। अब चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों में ही क्या होती है, कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जैसी कोशिकाएं हमारी हैं, क्या ऐसी ही प्लांट की भी होंगी, क्या नहीं, है ना। प्लांट की कोशिकाएं हमारी कोशिकाओं से थोड़ा सा क्या होती हैं, अलग होती है। थोड़ा सा हम यहाँ पर प्लांट सेल के बारे में देख लेते हैं। ये प्लांट सेल है,
प्लांट शेल है जो दिखने में कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। ये सबसे जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, इसको हम बोलते हैं शेल वॉल, ठीक है। ये प्लांट शेल में हमें देखने को मिलती है, इसको हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं, ठीक है। ये प्लांट शेल में हमें देखने को मिलती है और प्लांट शेल में ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज की ये क्या होती है, शेल वॉल बनी होती है ना। और लेकिन हम एनिमल सेल में या जो दूसरे एनिमल हैं उनमें ये क्या कहते हैं, सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। सेल वॉल के ठीक अंदर जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये अंदर वाला जो पार्ट है जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वैक्यूल या रिक्तिका, इसको हम बोलते हैं। उसके बाद ये बीच वाला जो पार्ट है ये न्यूक्लियस है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल का कंट्रोल रूम भी कह सकते हैं न्यूक्लियस को। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा और है, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसके बाद ये जो बाहर से दिख रही है इनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, गोल्गी एपरेटस, ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो अंदर वाली चीजें आपको दिख रही है इनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग। उसके बाद यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है, इस कोशिका के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, एक द्रव भरा होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ जो द्रव्य होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। साइटो जो शब्द है, साइटो शब्द निकल कर आता है यानी कोशिका जो होती है, कोशिका को बायोलॉजी के टर्म में साइटो ही कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए साइटोप्लाज्म यानी कोशिका के अंदर भरा हुआ प्लाज्मा क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है। जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वो शाखा क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है ना। न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ जो प्लाज्मा होता है, जो क्या कहते हैं फ्लूइड होता है या लिक्विड होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या करता है, पूरा नियंत्रण करता है कोशिका पर, कौन अंग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन सारे अंगों की जो नियंत्रण वगैरह वगैरह होता है वो सारा हमारा न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियर जो सेल वॉल होती है बाहर से क्या करती है, सुरक्षा करती है कोशिका की, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एक प्लांट सेल था जिससे हमारा क्या होता है, प्लांट बॉडी क्या होती है, बनी होती है ना। चलिए उसके बाद अगला टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, क्या केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्मेशन होता है क्या प्लांट में, इसके अलावा और कोई चीज नहीं बनती है क्या, नहीं। इसके अलावा भी प्लांट में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम कहते हैं कि प्रोटीन के लिए हमें दालें खानी चाहिए, है ना। दालें जो होती है प्रोटीन की बेहतर स्रोत होती है ना, अच्छी स्रोत जो होती है दालें प्रोटीन की होती हैं। उसके बाद कुछ चीजों से हमें जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं उनसे फैट मिलता है यानी ऑयल मिलता है ना। तो प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये दूसरे फूड हैं जो प्लांट से हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं ना। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए बेसिकली सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो नाइट्रोजन की जरूरत होती है ना। यानी जो प्लांट होता है उसको नाइट्रोजन की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है ना। यानी हम ये भी कह सकते हैं नाइट्रोजीनस सब्सटेंस, ठीक है। प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजीनस सब्सटेंस है ना। तो ये तो थे कुछ
फूड जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या होते हैं प्लांट में सिंथेसाइज होते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक था इसमें अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पादपों में पोषण के अन्य प्रकार या विधि कुछ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हमने बात की थी, अभी तक हमें जितना समझ में आ रहा था यही समझ में आ रहा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं। लेकिन फिर हम इसको क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? क्या अपना पोषण खुद करने के अलावा क्या प्लांट्स में कोई दूसरी विधि भी होती है क्या, जिससे प्लांट्स क्या करते हैं न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा प्लांट्स में क्या होते हैं दूसरे मोड भी होते हैं जिनसे प्लांट क्या करते हैं न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, है ना। सभी आदमी सिर्फ शाकाहारी थोड़ा ना होते हैं, कुछ आदमी मांस खाने वाले भी तो होते हैं, कुछ दोनों खाने वाले होते हैं, है ना। तो सभी आदमी एक जैसे तो नहीं होते। तो सेम जैसे सभी आदमी एक जैसे नहीं होते वैसे ही सभी प्लांट्स स्वपोषी नहीं होते हैं। लेकिन प्लांट्स की अधिकतर जो प्रजातियां हैं वो क्या होती हैं ऑटोट्रॉपिक होती है, यानी स्वपोषी होती है। लेकिन इनके अलावा कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो दूसरे प्रकार का पोषण भी क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पोषण है वो है पैरासाइट। पैरासाइट को हम कहते हैं परजीवी। अब परजीवी क्या होता है? पर मतलब होता है दूसरा, जीवी मतलब जीवों के ऊपर से या दूसरे जीवों से जो क्या करे पोषण प्राप्त करे। अब दूसरे जीवों से कैसे पोषण प्राप्त करेगा? प्लांट क्या किसी दूसरे जीव को मार सकता है क्या? जी नहीं। प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं न्यूट्रिशन के लिए जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं या दूसरे जो प्लांट हैं उनके ऊपर क्या होते हैं चिपक जाते हैं, लिपट जाते हैं, हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट से क्या करते हैं न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी बॉडी से लिपट कर या उसकी बॉडी से चिपक कर क्या करते हैं न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। और जिस प्लांट से ये चिपकेंगे उस प्लांट को हम कहते हैं होस्ट प्लांट, है ना। बात समझ में आ रही? तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट से क्या करते हैं दूसरे प्लांट से क्या करते हैं पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, है ना। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट से क्या करते हैं पोषण प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या केवल प्लांट ही पैरासाइट होते हैं क्या? जी नहीं। आपने देखा होगा कि मच्छर हमारी बॉडी से क्या होता है ऐसे बाहर से चिपक कर क्या करता है ब्लड को सक कर लेता है। आपने जूं देखे होंगे सर से क्या करते हैं ब्लड को क्या करते हैं सक कर लेते हैं, यानी न्यूट्रिशन को क्या कर लेते हैं चूसने का कार्य करते हैं, एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। आपने खटमल देखे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं बॉडी से क्या करते हैं, या बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल की बॉडी से क्या करते हैं न्यूट्रिशन को ऐसे चूस निकालते हैं पूरा, है ना, दूसरे की बॉडी से। या आपने जोंक देखी होगी, वो क्या करते हैं दूसरे की बॉडी से क्या करते हैं न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो केवल और केवल पैरासाइट हमारे प्लांट ही नहीं होते, जबकि एनिमल भी क्या होते हैं पैरासाइटिक होते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं, कुछ हमारे क्या होते हैं एनिमल भी पैरासाइट होते हैं, यानी जीव भी क्या होते हैं पैरासाइट होते हैं। जैसे जू हो गया, खटमल,
उसके बाद मच्छर यानी मॉस्किटो जिसे आप कहते हैं, है ना, etc। ये भी क्या है, पैरासाइट है ना, जो दूसरे की बॉडी से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। अब कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो बॉडी के बाहर से लिपट कर क्या करते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन कुछ पैरासाइट ऐसे भी होते हैं जो बॉडी के अंदर घुस के क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। अगर उनको आप बॉडी के बाहर से चिपका दोगे तो वो कहेंगे नहीं, हमको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, हम तो बॉडी के अंदर घुसे बगैर नहीं मानेंगे, है ना। तो ऐसे जो पैरासाइट होते हैं उनको हम बोलते हैं इंडोपैरासाइट या ना अंतःप्रजीवी, ठीक है। और कुछ जो पैरासाइट होते हैं जिनकी बात मैंने यहाँ पर कर रहा हूँ, यानी जूं, खटमल, मच्छर, ये बॉडी के बाहर से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। अगर इनको हम बॉडी के अंदर घुसा देंगे तो ये मर जाएंगे। जूं को अगर पेट के अंदर डाल देंगे तो मर जाएगा, खटमल को पेट के अंदर डाल देंगे, मच्छर को पेट के अंदर डाल देंगे तो मर जाएंगे, है ना। तो ऐसे ये जो पैरासाइट हैं ये बॉडी के बाहर से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। तो पैरासाइट की अगर मैं बात करूं तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एंडोपैरासाइट और नंबर 2 एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, ठीक है। इसको हम कहते हैं अंतःप्रजीवी, इसको हम कहते हैं बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी, ठीक है। अंतःपरजीवी की बात करूं जैसे पीताकृमि हो गए, तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, अंतःपरजीवी कहलाते हैं, जो शरीर के अंदर घुस कर क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं। बाह्य मतलब जो शरीर के बाहर से चिपक कर पोषण प्राप्त करते हैं, अंतः मतलब जो शरीर के अंदर घुसकर क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। तो कुछ ऐसे हमारे क्या होते हैं, परजीवी की तरह क्या होते हैं, प्लांट भी होते हैं जो दूसरे प्लांट पर क्या होते हैं, चिपक कर क्या करते हैं, उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो इसका अगर मैं एग्जांपल कहूं तो आपने देखा होगा कुस्कुटा प्लांट, कुस्कुटा यानी इसको हम कहते हैं अमरबेल, अमरबेल, ठीक। दूसरा आपने रेफ्लेसिया देखा होगा, रेफ्लेसिया, ठीक है। तो ये 2 प्लांट हैं जो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे बड़ा फूल भी होता है रेफ्लेसिया का। कुस्कुटा यानी अमरबेल आपने देखा होगा, बहुत सारे जो प्लांट होते हैं उनकी बॉडी पर ऐसे येलोइश कलर का सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे लंबे धागे के समान क्या होते हैं, पौधे के पूरे जो प्लांट होता है या जो ट्री होता है उस पर पूरे क्या होते हैं, फैल जाता है, ऐसे जाल जैसा क्या होता है, फैल जाता है। येलोइश कलर का होता है, पीले कलर का होता है, सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सांप की तरह या क्या कहते हैं, सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो उसको हम कहते हैं अमरबेल। वो क्या करते हैं, जिस प्लांट पर क्या होगा, लिपट जाएगा, उस प्लांट से वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। दूसरे जो हमारे मोड है न्यूट्रिशन का, वो है हमारा इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस। यानी इसे हम कहते हैं कीटभक्षी, कीटभक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कीटभक्षी। कीटभक्षी मतलब जो कीटों का भक्षण कर जाए, जो कीटों का भक्षण कर जाए, ऐसे कौन, पौधे, है ना। तो ऐसे पौधे जो कीटों का क्या कर जाते हैं, भक्षण कर जाते हैं, अर्थात जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनको ये क्या कर लेते हैं, ट्रैप करते हैं, और ट्रैप कर उसको फिर क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, और डाइजेस्ट कर उससे क्या करते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। अब क्या ये जो प्लांट है ये पूरी तरीके से कीटों का भक्षण करके अपने न्यूट्रिशन प्राप्त करते होंगे क्या, नहीं, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ऐसे जो प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस
सिंथेसिस। ठीक है, यानी ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, है ना। अब प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्लोरोफिल तो पाया जाता है ना। इतनी बात तो कंफर्म है कि ऐसे जो प्लांट होते हैं इनमें क्लोरोफिल तो पाया जाता होगा, तभी जाके ये क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन दूसरा ये जो है ये इंसेक्ट को भी क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह होते हैं, कीट पतंग होते हैं, उनको भी ये क्या कर लेते हैं, ट्रैप करते हैं। अब अगर ये प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, अपना भोजन खुद बना रहे हैं, तो फिर इनको कीटों की हत्या करने की क्या जरूरत पड़ गई, है ना। इनको कीटों की हत्या करने की जरूरत क्यों पड़ी, इनको कीटों की हत्या करने की जरूरत इसलिए पड़ी होगी क्योंकि कीटों से ये क्या करते होंगे, कुछ खेल लगते होंगे जी। नहीं, ये ऐसी जगहों में क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, ऐसी जगहों में उगते हैं जहां पर मिट्टी में क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, यानी ये जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों की क्या करते हैं, हत्या करते हैं। हत्या करते हैं मतलब उसको ट्रैप करके, डाइजेस्ट करके उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसे जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, कीटों को ट्रैप करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो ग्रो ही ऐसी जगहों में हो रखे हैं जहां पर सॉइल में नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, और उनके पास कुछ ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन की पूरी यानी भरपाई कर ले। तो उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि हम क्या करें, कीट पतंगों को पकड़ें और उससे अपना नाइट्रोजन की क्या करें, भरपाई करें। तो ये इसलिए नाइट्रोजन कीटों को पकड़ते हैं अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जबकि ये पौधे अपना भोजन भी खुद बनाते हैं। अगर मैं इन पौधों के एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें पहला आता है हमारा पीचर प्लांट। पीचर प्लांट, इसको हम घटपाणी भी कहते हैं, घटपाणी। ठीक है, दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप इट इज। ठीक है, तो पीचर प्लांट कुछ इस तरीके का होता है, जैसे ये हमारा प्लांट है, इसी में ही क्या लगी होती है, पत्तियां लगी होती हैं। और इन पत्तियों का जो अगला सिरा होता है वो क्या हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, यानी रूपांतरित हो जाता है। किसमें, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में। कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में इनका अगला जो हिस्सा होता है पत्तियों का, वो क्या हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। अब क्या होता है, इसके अंदर कुछ ऐसे जूस टाइप के होते हैं जो क्या करते हैं, कीटों को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब जब कीट इनकी ओर अट्रैक्ट होता है, कीट इनके पास आता है, तो ये धीरे से जो ऊपर से लिड होती है, ढक्कन होता है, इस ढक्कन को धीरे से क्या कर देते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं। अब कीट इसके अंदर से बाहर नहीं आ सकते हैं। कुछ टाइम बाद इसके अंदर कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह भी होते हैं, कुछ ऐसे पाचक रस भी होते हैं जो क्या करते हैं, पाचक रस जो इस कीट को क्या कर देते हैं, अंदर डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं या पचा देते हैं, और बाद में जो इससे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ये प्लांट क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी इससे जो पोषक तत्व जो प्राप्त होते हैं वो प्लांट क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हमारा एक पीचर प्लांट है, घटपाणी है, जिसका आगे का हिस्सा एक मतलब में घड़े की तरह लगता है, इसीलिए इसको घटपाणी भी कहते हैं। दूसरा है हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप।
वीनस फ्लाई ट्रैप हमारा कुछ इस तरीके का पौधा होता है, जब इसके अंदर कोई भी कीट नहीं होता है तो ये इस तरीके से क्या होता है, खुला हुआ होता है ना। जैसे ही कोई कीट इसके अगल बगल या इसके अंदर क्या होता है जाने की कोशिश करता है, ये धीरे से क्या कर देता है, ऐसे क्लोज कर देता है, और जो इंसेक्ट होता है वो इसके अंदर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, यानी बंध जाता है या फंस जाता है इसके अंदर, और अब वो बाहर नहीं निकल जा सकता, जेल के अंदर फंस गया। ठीक है, कुछ टाइम में ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, इसको डाइजेस्ट कर देंगे इंसेक्ट को, और कीट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, या कीट मर जाएगा इसके अंदर। और फिर उसके बाद ये प्लांट क्या करेगा, उस कीट से जो नाइट्रोजनस जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो ये कुछ हमारे क्या थे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स थे जो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन के लिए इंसेक्ट की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, है ना। चलिए, अब क्या ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है इसके अंदर मैं अंगुली डालूंगा, क्या मेरी अंगुली को भी डाइजेस्ट कर लेगा, क्या नहीं। ठीक है, ये जो बड़े ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसके अंदर मैं अगर अंगुली या हाथ डालूं तो उसको ये डाइजेस्ट तो थोड़ा कर लेगा, है ना। जो छोटे इंसेक्ट होते हैं जैसे क्या कहते हैं, बी हो गया, उसके बाद बटरफ्लाई हो गई, ये इनको क्या करते हैं, बेसिकली ट्रैप करते हैं। उसके बाद अगला है इसमें सैप्रोट्रॉप्स या सैप्रोट्रॉफिक। ठीक है, मृतजीवी पोषण। ठीक है, अब देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी इस धरती पर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो ना ही प्लांट हैं ना ही वो एनिमल है। ठीक है, जैसे मैं किन की बात कर रहा हूं, फंगस या फंजाई, ठीक है, कवक, ठीक है, या इसको हम फफूंद भी कहते हैं सामान्य भाषा में। ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये ना ही प्लांट हैं और ये ना ही एनिमल है। क्या कहा मैंने, जो फंगस है ये ना ही प्लांट है, ये ना ही एनिमल है, तो ये फिर क्या है, ये भी इस धरती पर क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है जो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, है ना। अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, आप इनको आपको ढूंढने के लिए किसी स्पेशल जगह जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे आसपास चारों जगह क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कौन, फंगस। ठीक है, इनके जो स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, हवा में ऐसे घूमते रहते हैं, चारों जगह प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इनमें जो पोषण होता है वो किस तरीके का होता है, इनमें जो पोषण होता है वो मृत जीवी पोषण होता है। अब शब्द से ही समझ में आ रहा है, मृत जीवी पोषण। मृत जीव मतलब ऐसे जीव जो क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, जो एकदम अपघटित हो चुके हैं या जो नष्ट हो चुके हैं, उन जीवों से अपना क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, या मृत हो चुके हैं या सड़े गले पदार्थ हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात कहूँ, आप लोगों ने देखा होगा जब हम घर में ब्रेड, बिस्किट या किसी भी टाइप का जो बेकरी का जो प्रोडक्ट होता है उसको अगर हम घर में रखते हैं, या कभी अचार वगैरह हमने घर में रखा होगा, तो उस पर क्या लग जाती है, फफूंद लग जाती है। अब वो फफूंद क्या है, वो फंगस है। वो फंगस क्या करेगी, जिस भी चीज से पर वो लगी है, चाहे वो ब्रेड पे लगी है, चाहे वो अचार पे लगी है, उससे वो अपना न्यूट्रिशन क्या करेगी, प्राप्त करेगी, है ना। तो उस फंगस के लिए वो चीज क्या है, डेड मटेरियल है ना। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं जो किससे प्राप्त करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर, डिकेइंग मैटर, ठीक है, यानी मृत एवं अवशिष्ट पदार्थ से पोषण प्राप्त करना, पोषण प्राप्त करना क्या कहलाता है, मृत जीवी
मृत जीवी पोषण कहलाता है ना, कहलाता। क्या कहा मैंने? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, डेड एंड जो डिकेइंग मटेरियल होता है उससे अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इस प्रकार का ये जो पोषण प्राप्त करने की जो विधि है उसको हम क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। और ऐसे जो जीव हैं वो क्या कहलाएंगे, मृत जीवी कहलाएंगे। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, मृत जीवी। या कई बार आपने इसका नाम सुना होगा मृतोपजीवी, ठीक है। यानी जो मृत जीवों से या जो हमारे डेड मटेरियल हैं उनसे क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, उससे वो अपना पोषण प्राप्त करेंगे। किसी ऐसे जीव पर ये अटैक नहीं करते हैं, या ऐसे जीव से क्या नहीं करते हैं, ऐसे जीवों के ऊपर ये उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं करते हैं जो क्या है, जीवित हैं। ये बेसिकली उन्हीं चीजों को पहला अपना शिकार बनाते हैं जो कैसे हो, डेड एंड डिकेइंग, है ना। तो ऐसे हमारे क्या हैं, फंगस है। अगर मैं ऐसे जो ऑर्गेनिज्म की बात कहूं वो कौन होंगे, जैसे मशरूम, ठीक है, उसके बाद फंजाई, ठीक है। वैसे मशरूम भी एक क्या है, फंगस ही है, ठीक है। सबसे बड़ा जो फंगस होता है वो मशरूम ही है ना, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, भोजन के लिए करते हैं या अपने फूड के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन मशरूम की बहुत सारी जो प्रजातियां होती हैं वो क्या होती है, टॉक्सिक भी होती है, विषैली प्रकृति की भी होती है ना। तो क्यों, क्योंकि जो फंगस है उसमें क्या होता है, टॉक्सिन का फॉर्मेशन भी होता है, यानी जहर का फॉर्मेशन भी होता है। तो मशरूम भी एक की क्या है, फंगस है। तो मशरूम की बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो ऐसी भी हैं जिनके अंदर क्या होता है, टॉक्सिन का फॉर्मेशन होता है। तो जो जंगली जो मशरूम होता है उसको खाने से कई बार इंसान की डेथ भी हो सकती है ना। तो ये मशरूम, फंगस, ये सारी चीजें हमारी क्या हैं, मृतोपजीवी हैं, जिनमें मृतोपजीवी पोषण पाया जाता है। उसके बाद अगला है सिम्बायोसिस। यानी इसको हम कहते हैं सहजीवन। सहजीवन मतलब, सह मतलब साथ साथ, जीवन मतलब जीवन व्यतीत करना। तो ऐसा जो रिलेशन है जिसमें जीव क्या करते हैं, साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं, इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सहजीवन कहते हैं, है ना। सहजीवन एक प्रकार का क्या है, रिलेशनशिप है। इट इज अ रिलेशनशिप, इट इज अ रिलेशनशिप। ये एक प्रकार का क्या है, संबंध है, जो किसके बीच हमें देखने को मिलता है, या दो ऑर्गेनिज्म के बीच। यानी ये दो ऑर्गेनिज्म कौन हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, प्लांट एनिमल हो सकते हैं, या फिर एनिमल हो सकते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, सिम्बायोसिस एक प्रकार का क्या है, संबंध है या रिलेशनशिप है जो दो ऑर्गेनिज्म या दो जीवों के बीच पाया जाता है। अब ये दो जीव कौन हो सकते हैं, या तो ये प्लांट हो सकते हैं, एक इसमें प्लांट है दूसरा भी इसमें प्लांट हो सकता है, या फिर इसमें एक प्लांट दूसरा एनिमल हो सकता है, या फिर ये दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है वो जीव हो सकते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। अब रिलेशनशिप ये रखी क्यों रहे, रिलेशनशिप ये इसलिए रखते हैं ताकि एक दूसरे को क्या कर सके, बेनिफिट प्रोवाइड करा सके। अब ये बेनिफिट किस तरीके का होता है, जिससे इनका क्या हो सके, काम चल सके, है ना। जैसे मुझे, ये मैं हूं और ये एक मेरा फ्रेंड है, मुझे जरूरत है पेन की और मेरे फ्रेंड को जरूरत है पैसे की, 5 रुपए की। तो मैंने कहा कि मुझे एक काम कर, मुझे पेन दे दे। इसने मुझे क्या दे दिया, पेन दे दिया। बदले में मैंने इसको क्या दे दिए, 5 रुपए। मुझे पेन की आवश्यकता थी, मैंने पेन ले लिया, मुझे पेन मिल गया। मेरे दोस्त को 5 रुपए की आवश्यकता थी, उसे 5 रुपए मिल गए, मैंने उसे 5 रुपए दे दिए। मेरा भी काम चल गया, मेरे दोस्त का भी काम चल गया, है ना। बात समझ में आ रही। सेम होता है यहां पर भी।
प्लांट को माना किसी चीज की जरूरत है, प्लांट ने इससे ले लिया, इसको किसी चीज की जरूरत थी, इसने इससे ले लिया। वैसी सेम चीज, इसे किसी चीज की जरूरत थी, इसने एनिमल से ले लिया, और इस एनिमल को इससे किसी चीज की जरूरत थी तो इसने प्लांट से ले लिया, है ना। तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप है इसी को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, थोड़ा सा एग्जांपल को अगर हम समझ लेंगे तो और बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल है हमारा लाइकेन, ठीक है। लाइकेन बेसिकली दो ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप है। अब ये दो ऑर्गेनिज्म कौन कौन है? फंगस प्लस एल्गी। फंगस मीन्स होता है कवक और एल्गी मीन्स होता है शैवाल। कवक के बारे में मैंने हमें पहले ही बता दिया। ऐसे ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, डेड मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सभी जगह पाए जाते हैं, है ना। ऐसी एल्गी भी क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है जो क्लोरोफिल युक्त होते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है ना। क्लोरोफिल पाया जाता है अर्थात ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। इनमें कोई भी आपको ना ही स्टेम पहचानने में आएगी, ना ही इसमें रूट आएगा, ना ही इसमें कहीं ब्रांच आपको दिखेंगी। ये लंबे से ऐसे तार के समान आपको संरचनाएं दिखाई देंगी। नदी तालाब जो हमारे जलाशय होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। इनकी अधिकतर प्रजाति जलाशय में पाई जाती है, लेकिन जलाशय के अलावा अन्य जगहों पर भी धरती में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरे शैवाल इसके क्या कहते हैं, एग्जाम्पल हो गए। उसके अलावा और दूसरे एग्जाम्पल भी हैं। तो एल्गी और फंगस, ये एल्गी पूरा ग्रुप है, ठीक है। तो उसी ग्रुप का एक एल्गी है, उसके और एक फंगस है। फंगस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, समूह है। तो ये दो माना एक ऑर्गेनिज्म ये हो गया, एक ऑर्गेनिज्म ये हो गया। इन दोनों का ये जो रिलेशनशिप है इसको हम कहते हैं लाइकेन, है ना। तो इसमें होता क्या है, इसमें देखो फंगस जो होता है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, जबकि एल्गी जो है, एल्गी में मैंने अभी पहले ही कहा कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये अपना फूड बना सकता है ना। ये अपना फूड नहीं बना सकता है, क्यों? क्योंकि ये तो है हमारा सेप्रोट्रोपिक, है ना। इसमें जो न्यूट्रिशन का जो मोड देखने को मिलता है, हमें सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, और ये हमारा सेप्रोट्रोप्स है ना। लेकिन ये हमारा है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें देखने को मिलता है ना। तो ये फूड बना सकता है, ये फूड नहीं बना सकता है ना। देखो अब इनके रिलेशन में क्या होता है, इसको जरूरत है फूड की, ठीक है। तो ये फूड प्राप्त करता है किससे? एल्गी से, ठीक है। कवक फूड प्राप्त करता है किससे? एल्गी से। फूड और जो शेल्टर है यानी आवास, फूड प्लस शेल्टर इसको मिल जाता है कहां से? शैवाल से। थोड़ा खाना मिल गया, थोड़ा सा रहने के लिए इसको स्थान मिल गया, किसको? कवक को। कवक हो गया खुश। कवक ने कहा बदले में मैं तेरे को क्या दे सकता हूं? इसने कहा मुझे दे देना न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर, ठीक है। पोषक तत्व और जल ये क्या करता है? फंगस एल्गी को दे देता है, जिससे ये अपना फूड क्या करता है? खुद सिंथेसाइज करता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, फंगस ने उसको एल्गी को क्या प्रदान किया? न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर। बदले में एल्गी ने फंगस को क्या प्रोवाइड कराया? फूड प्लस शेल्टर, है ना। तो इसका भी काम चल गया, कवक का काम भी चल गया और एल्गी का काम भी चल गया। तो इस प्रकार का ये जो रिलेशनशिप है इसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस यानी सहजीवन। और ये कब तक चलते रहेगा? जब तक ये दोनों साथ रहेंगे, है ना। जब दोनों बिछुड़ जाएंगे बेचारे तो इनके बीच फिर ये रिलेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा इसका एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको हम हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा क्या होती है, आवश्यकता होती है, तो उनको जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में से नहीं मिल पाता आसानी से, है ना, क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स तो जो हैं वो एक निश्चित मात्रा में ही है ना, पोषक तत्व तो निश्चित मात्रा में ही है। दूसरे ये जो प्लांट्स हैं ये एटमॉस्फेयर तो हमारी भर भर के इसमें नाइट्रोजन पड़ी हुई है, यहाँ से भी ये नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, तो ये अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करते हैं? अब ये कीट भक्षी भी नहीं है कि कीटों को पकड़ कर अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर ले, तो ये क्या करते हैं, ये एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप रखते हैं किसी दूसरे प्लांट के साथ नहीं, ये रखते हैं एनिमल्स के साथ, यानी यहां पर जो हमें रिलेशन देखने को मिलता है वो प्लांट प्लस एनिमल के बीच देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो एनिमल होता है वो प्लांट के रूट में बैठा होता है। एनिमल कौन? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया कौन? राइजोबियम हो गया, एजिडोबैक्टर हो गया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ये प्लांट के रूट में बैठे होते हैं, जो क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, किसमें? प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, है ना। तो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करना? प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और ये काम कौन करते हैं? कुछ बैक्टीरिया करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, जिनके बीच हमें सिम्बायोसिस प्रोसेस देखने को मिलती है। तो सिम्बायोसिस क्या है? प्रोसेस है, एक रिलेशनशिप है जो दो जीवों के बीच हमें देखने को मिलता है। तो ये दो एग्जांपल थे। नंबर एक लाइकेन, जो हमारा फंगस और एल्गी का क्या है, आपस में रिलेशनशिप है। दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बैक्टीरिया और प्लांट के बीच हमें देखने को मिलता है, जिसमें बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है और प्लांट को सप्लाई कराता है ना। बदले में प्लांट भी कुछ करता होगा उसके लिए, प्लांट उसको फूड प्लस रहने के लिए छत दे देता है, ठीक। तो ये दोनों थे सिम्बायोसिस। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एंड लास्ट टॉपिक, how nutrients are replenished in the soil, ठीक है। इसका मतलब है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होती है ना। मिट्टी में या मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होती है, कैसे होती है। देखिए, आपने देखा होगा जब कोई फार्मर किसी फील्ड में किसी क्रॉप को क्या कराता है, ग्रो कराता है ना, तो उसमें वो क्या ऐड करता है, मैन्योर डालता है। कोई फार्मर है वो क्या करता है फील्ड में मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स को क्या करता है, खाद या उर्वरक को फील्ड में क्या करता है, डालता है ना। मैंने क्या कहा, आपने किसी फार्मर को देखा होगा या फिर हम जब किसी गमले में क्या करते हैं, कोई प्लांट को क्या करते हैं, लगाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, खाद डालते हैं। ऐसा हमें क्यों करने की जरूरत पड़ती है, या हम किसी फील्ड में बार बार खाद को क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं
क्योंकि जितनी बार हम किसी फील्ड में किसी प्लांट को ग्रो कराते हैं या जब किसी फील्ड में कोई प्लांट बार बार ग्रो करता है तो उस फील्ड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्योंकि जैसे ये सॉइल है और इसमें ये सारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इसमें कोई प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो ये जो प्लांट है ये सॉइल में से क्या करेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। अब बार बार इस फील्ड में क्या हो रहा है, नए नए प्लांट क्या हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, या इस बार इसमें फील्ड में एक प्लांट ग्रो किया या दूसरे प्लांट क्या किए, ग्रो किए, अगली बार फिर इसमें एक प्लांट ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो बार बार किसी फील्ड में प्लांट जब ग्रो करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल वगैरह होते हैं, उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, उस फील्ड में बार बार मैन्योर वगैरह ऐड करते हैं, या मैन्योर या फर्टिलाइजर उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो पोषक तत्व हैं, या कई बार क्या होता है, जैसे कोई फॉरेस्ट वाला एरिया, वहां पर तो कोई मैन्योर डालने नहीं जाता ना, तो वहां पर क्या होता है कि जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो नीचे क्या होती है, गिरकर सड़ गल जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, वही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर तो क्या है, नेचुरल तरीके से क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रही है कि जो पत्तियां थी सड़ गल कर डिकम्पोज होकर मैन्योर में कन्वर्ट होगी, और जिससे उसको क्या मिल गए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल जाते हैं, जो अगली बार उसमें प्लांट ग्रो कर रहे उसके लिए उसको क्या मिल जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, या सॉइल में मिनरल वगैरह की मात्रा क्या रहती है, बनी रहती है। लेकिन कोई जो क्रॉप फील्ड होता है वहां पर ये इनकी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। लेकिन कई बार ये जो मिनरल वगैरह है इसकी जो भरपाई है वो कुछ हमारे बैक्टीरिया भी करते हैं ना। जैसे अभी मैंने यहां पर एक बात कही थी पिछले टॉपिक में, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, थोड़ा इसको भी हम समझ लेंगे, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनको हम, जैसे जिनसे हमें दालें प्राप्त होती हैं, जिनसे हमें दालें या पल्सेस प्राप्त होती हैं, जैसे दालें कौन कौन सी, मूंग होगी, चना, मटर आदि, या एटीसी आदि कुछ, ठीक है। ये जो हमारी जो दालें हैं इनको हम लेग्यूम प्लांट्स भी कहते हैं, लेग्यूम, ठीक, या इनको हम लेग्यूमिनस प्लांट भी कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। ये जो प्लांट हैं जिन पे लेग्यूम लगते हैं, या जो लेग्यूमिनस जो प्लांट हैं, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो इनको सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अब सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा कम है ना, लेकिन इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि ये जो चीज ऊपर बन रहा है, मूंग, चना, मटर, इनके फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है बेसिकली इनमें, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है ना। और जो प्लांट होते हैं, ये जो प्लांट हैं ये डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ये डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते। इनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि इनके पास ना तो सॉइल में इतना नाइट्रोजन है कि इनकी भरपाई हो सके, और ना ही इनके पास कुछ ऐसी विधि है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर सके, कंज्यूम कर सके। तो ये क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप रख लेते हैं, कैसा वाला, सिम्बायोसिस, जो अभी मैंने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था, सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिस में ये क्या करते हैं कि इनकी जड़ों में बैक्टीरिया बैठ जाता है, ठीक है,
जिस इनकी जड़ों में क्या बैठ जाता है, माना है कि ये क्या है, बैक्टीरिया है। ये जो गोल गोल मैं आकृति बना रहा हूं ये क्या है, माना बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया इनकी जड़ों में बैठ गया, जिसका नाम क्या है, राइजोबियम। या फिर दूसरा होता है एजिटोबैक्टर। ठीक है, दो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जो या नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिसका नाम है राइजोबियम, राइजोबियम या एजिटोबैक्टर। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्लांट के रूट में बैठ जाते हैं और इनके पास ऐसी क्षमता होती है कि ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको ये क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, सोखते हैं। पहले ले लिया उन्होंने, अंदर ले लिया इन बैक्टीरिया ने, और उसके बाद इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। प्लांट न्यूट्रिएंट्स, क्या कहा मैंने कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके पास ऐसी शक्ति होती है, महाशक्ति होती है कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ये क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और किसमें परिवर्तित कर देते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। पौधा हमारा खुश हो जाता है, वो कहता है अरे वाह, मेरे को तो मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, है ना। तो इसने, बैक्टीरिया ने क्या किया, इसको प्लांट न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट किया और पौधे को क्या कर दिया, सप्लाई करा दिया। ये लो, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर सको, डायरेक्टली कंज्यूम कर सको, तो हमने आपको क्या कर दिया, ये न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को दे दिया। पौधा खुश हो गया। पौधे ने कहा कि हम आपको क्या करें, तो इसने कहा कि देखिए मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना मैं बर्तन लाया हूं घर से, ना कुछ लाया हूं, मुझे एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए, है ना। तो प्लांट इसको क्या कर देता है, फूड प्रोवाइड कराता है। जो प्लांट होता है वो बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करा देता है, फूड, प्लस थोड़ा सा रहने के लिए क्या दे देता है, शेल्टर दे देता है। ठीक है, प्लांट ने क्या किया, बैक्टीरिया को थोड़ा सा फूड दे दिया और थोड़ा सा रहने के लिए घर दे दिया। बदले में बैक्टीरिया ने क्या किया, जो जीवाणु था, कौन सा जीवाणु, राइजोबियम या एजिटोबैक्टर, इसने क्या किया, प्लांट को क्या प्रोवाइड किया, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसने प्लांट को क्या प्रोवाइड किया, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया। यानी कौन सा वाला न्यूट्रिएंट्स, यानी नाइट्रोजन, हम ऐसे भी कह सकते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर ये जो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में इसने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया है, जरूरत पड़ने पर ये बैक्टीरिया इसको दोबारा से वापस किसमें भी कन्वर्ट करने की इसके अंदर क्षमता होती है, नाइट्रोजन के अंदर इसको दोबारा से वापस करने की क्षमता होती है। अर्थात ये जो बैक्टीरिया है, ये राइजोबियम, ये गुड बैक्टीरिया है, ये अच्छा बैक्टीरिया है, जो क्या करता है, ये एजिटोबैक्टर जो बैक्टीरिया हैं, ये दोनों बैक्टीरिया के हैं अच्छे बैक्टीरिया हैं, यानी गुड बैक्टीरिया हैं प्लांट के लिए। ऐसे प्लांट जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं या लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी जड़ों में ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं किसमें, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, और प्लांट को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन सप्लाई कराते हैं, यानी जो नाइट्रोजन है वो सप्लाई कराते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। बदले में प्लांट उनको रहने के लिए, इन दोनों जो ये आवारा हैं, राइजोबियम और एजिटोबैक्टर, इनको रहने के लिए घर भी देता है प्लस खाना भी देता है। तो इनका ये जो रिलेशनशिप है ये कहलाता है सिम्बायोसिस, और ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सॉइल में इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण भी क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका रिप्लेसमेंट होता है, यानी उनकी पूर्ति होती है। यानी जो सॉइल में जो पोषक तत्व हैं वो इस तरीके से भी क्या होते हैं, सॉइल में
बने रहते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू।